हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, विधान परिषद एएसयू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब जाहिर सी बात है, अब इतने अच्छे महत्वपूर्ण पद हैं और इसकी तैयारी करनी है तो उसी स्तर की तैयारी होनी चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें 20 शब्द में लिखना है, फिर 50 शब्द में, फिर 125 शब्द में। और आज आपके सामने 3 वैसा क्वेश्चन जिसे 150 शब्दों में लिखना है, उसके बारे में वर्णन करने आए हैं ताकि उसको बेहतर तरीके से आप जान सकें, समझ सकें। क्वेश्चन जो आपके सामने है कहता है कि निम्नलिखित में किन्हीं एक का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 8 अंक हैं। 8 अंक का इस 150 शब्द में लिखना है। भारत के संविधान में वर्णित संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक और विधायी शक्ति के विभाजन पर टिप्पणी करें। तो क्या करना है, यहाँ शुरू कीजिए। देखिए, लिखना शुरू करना क्या है भाई? संविधान में वर्णित संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक और विधायी शक्ति कहना है भारत भारत को संविधान में संविधान में राज्यों का संघ कहा, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों की, केंद्र और राज्य के राज्यों की विधायी शक्ति को तीन भाग में बांटा गया है। पहला, संघ सूची। संतानवे विषय। राज सूची। 66 विषय।
समवर्ती सूची 47 विषय। वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। थोड़ा सा परिवर्तन आया है। चलिए तो लिखा है। लिखना है कि संघ सूची के विषय पर विधायी शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, केवल संसद को प्राप्त है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसके महत्वपूर्ण विषय में इसके महत्वपूर्ण विषय में और विशिष्ट विषय जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, दूरसंचार के अलावा वह सभी विषय जो तीनों सूची में वर्णित नहीं है। के साथ साथ रेल, डाक, बैंक, बीमा, शेयर बाजार, हवाई अड्डा, बंदरगाह जैसे विषय को रखा गया है। राज्य सूची के विषय पर
विधि बनाने का अधिकार। राजसूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार विधान मंडल को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 के आधार पर, अनुच्छेद 249 के आधार पर यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो संसद राजसूची के विषय पर एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 250 के आधार पर 250 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राजसूची के विषय पर विधि बना सकता है। इसके महत्वपूर्ण विषय में क्या शामिल है भाई? इसके महत्वपूर्ण विषय में रेलवे को जीआरपी कर दें। चलो जीआरपी गवर्नमेंट रेल पुलिस शांति व्यवस्था लोक प्रशासन पंचायती राज पुलिस कारागार सिंचाई कृषि पेयजल आवास जैसे लोक महत्व
लोक महत्व के विषय को रखा गया है। फिर लिखना है समवर्ती सूची समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद एवं विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, लेकिन विधानमंडल के विधि पर संसदीय विधि को प्राथमिकता प्राप्त होगी। इसके महत्वपूर्ण विषय में शिक्षा, वन्य जीव, पर्यावरण, विद्युत उत्पादन, श्रम संघ, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक नियोजन जैसे विषय को रखा गया है। इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्न को इसी प्रकार से उत्तर लिखना है। यदि आप इसको देखें, पता है कि भारत के संविधान में वर्णित संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संघ और राज्य, भारत एक संघीय प्रणाली का देश है। संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र और राज्य दोनों के संबंध बेहतर हों, इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्ति को 3 भागों में बांटा है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। मूल संविधान में संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय रखा गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संघ राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया, जिसके कारण राज्य सूची के विषय की संख्या 61 और समवर्ती की सूची विषय की संख्या 52 हो गई। संघ सूची के विषय में स्पष्ट वर्णित है कि तीनों सूची में विभाजन के बाद जो शेष बच गया वो सभी संघ सूची का हिस्सा होगा। इसके अलावा अविशिष्ट विषय, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, दूरसंचार इत्यादि वैदेशिक विषय जो होते हैं वह भी संघ सूची के अंतर्गत आएगा। संघ सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार, संघ सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को प्राप्त होगा। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त होगा, लेकिन अनुच्छेद 249 लिखता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव
पास करे तब संसद जो है राजसूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। तब संसद राजसूची के विषय पर एक बार में 1 वर्ष के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। साथ ही लिखता है अनुच्छेद 250 लिखता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राजसूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकता है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। दोनों मिलकर उस पर विधि का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन संसदीय कानून को विधानमंडल के कानून पर प्राथमिकता प्राप्त होगा। अर्थात यदि 2800 राज्य समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाए हुए हैं, 2800 राज्य बनाए हुए हैं, तब क्या होगा? और उसके बाद संसद ने कानून बना दिया तो 2800 राज्य का कानून खत्म हो जाएगी और संसदीय कानून प्रभावी हो जाएगा। हम इसी प्रकार से तीनों को अलग अलग महत्वपूर्ण विषय भी लिखे हैं, तो आपको समय भी देखना है और साथ साथ शब्दों का भी देखना है। तो आप ये देखेंगे तो लगभग आपका 150 शब्द नहीं होगा। सब थोड़ा सा ज्यादा होगा तो जो विषय हमने लिखा वो विषय को आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना है। अगला है भारतीय संविधान वर्णित आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान आपातकालीन प्रावधान के बारे में लिखना है। आपातकाल नेशनल, अभी आपातकाल नहीं लिखा कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तीनों के बारे में लिखना है, क्योंकि ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि आपातकाल जो है सो केवल राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखना है, और तीनों के बारे में लिखना है। क्या देना है? संवैधानिक रूप से आपातकालीन अधिकार राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। आपातकालीन प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 352 से 360 तक में वर्णित है, जो 3 प्रकार का है। जो 3 प्रकार का होता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल।
अनुच्छेद 352 यदि देश पर विदेशी आक्रमण हो चुका हो या विदेशी आक्रमण की संभावना हो, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की अवस्था हो तो संघ का मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश से, संघ का मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश से राष्ट्रीय आपातकाल को लागू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसे संसद की मंजूरी 30 दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित
निलंबित रख सकते हैं। ये सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित रख सकते हैं। दूसरा लिखना है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से ज्ञात हो कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तब राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते घोषणा किए जाने के 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य मंत्री परिषद को भंग कर दी जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद को भंग कर दी जाती है। राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल करते हैं एवं राज्य की विधायी शक्ति का
प्रयोग संसद करता है। विधायी शक्ति का प्रयोग संसद करता है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, इसका प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। जब देश की आर्थिक अवस्था दयनीय हो जाती है, तब मंत्रिपरिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। घोषणा किए जाने के 60 दिनों के अंदर संसद से मंजूरी मिल जानी चाहिए। वित्तीय आपातकाल में संचित निधि से धन की निकासी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। न्यायाधीश सहित किसी भी अधिकारी का वेतन भत्ता में कटौती की जा सकती है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है ऐसे सवाल को आपको जवाब लिखना है, एकदम उसके तीनों आपातकाल को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना है कि तीन संविधान का जो वर्णित आपातकाल है वो आपातकाल क्या है। तो तीन आपातकाल है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल। तो तीनों आपातकाल को एकदम पूरी तरह से स्पष्ट करना है किस परिस्थिति में लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का 3 शर्त। पहला कहता है कि देश पर विदेशी आक्रमण हो चुका हो। दूसरा कहता है विदेशी आक्रमण की संभावना हो। तीसरा कहता है कि देश के अंदर सशस्त्र हथियार सहित सशस्त्र विद्रोह की संभावना। इसमें तीनों पर अलग से स्वतंत्र रूप से 150 शब्द में लिखा जा सकता है, क्योंकि अब तीनों
को 150 शब्द में ही लिखना है। तो चुनना है कि हमको कौन कौन महत्वपूर्ण पॉइंट को हम चुने, ताकि प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट हो जाए, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भी शेष न रहे। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कारण दे देना, किसके सिफारिश पर लागू होगा, तो संघ का मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लागू होगा। कितने दिन की लागू कर सकते हैं, तो अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित कर सकते हैं। और क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल में विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब कब लागू हुआ, 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर लागू हुआ। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह, हथियारबंद लोगों के द्वारा विद्रोह के रूप में बदल दिया। उसी प्रकार राज्य में राष्ट्रपति शासन, जिसे संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल के ओर से यह ज्ञात हो, सूचना प्राप्त हो, राज्यपाल की लिखित सूचना दिया जाए, राज्यपाल ने लिखित सूचना दिया हो कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है या संविधान के आधार पर राज्य का कार्य करना संभव नहीं है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुके हैं, तब उस अवस्था में राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। घोषणा किए जाने के 60 दिनों के अंदर, 60 दिन आपातकाल में था 30 दिनों के अंदर, यहाँ 60 दिनों के अंदर संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। तो कारण क्या है, राज्य का विधि व्यवस्था का भंग होना, राज्य का संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राज्य में संविधान के आधार पर शासन चलाना संभव नहीं होना। सिफारिश किसका होगा, तो राज्यपाल करेंगे। लागू कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। मंजूरी कौन देगा, संसद मंजूरी देगा, 60 दिन के अंदर देगा। उसके पश्चात राष्ट्रपति शासन को लगातार 3 वर्ष तक, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगातार 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है। परिणाम क्या होगा, राज्य मंत्री परिषद को भंग कर देंगे, विधानसभा को निलंबित रख सकते हैं। तो राज्य का काम कौन करेगा, तो राज्य का सारा कार्य जो है, जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री करते हैं, वो सारा अधिकार, कार्यपालिका का अधिकार का प्रयोग राज्यपाल करेंगे। और विधानसभा, विधान परिषद मंडल का गठन कौन करेंगे, तो विधायिका शक्ति का प्रयोग संसद करेगा। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में, विधायिका शक्ति संसद के पास चला जाएगी। उस वक्त राज्य का बजट संसद में ही पेश होगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान और क्या होगा, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राज्य की विधि व्यवस्था को संभालने के लिए उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो जाएगा। सबसे पहली बार 1951 पंजाब में लागू किया गया, सबसे अधिक 10-10 बार उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लागू किया गया। हमारे राज्य बिहार में भी अब तक 8वां राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। देश की आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट के समय वित्तीय आपातकाल घोषणा करते हैं। वित्तीय आपातकाल घोषणा करने के कारण क्या है, तो आर्थिक संकट, आर्थिक दुश्वारियां, राजकीय खजाना का खाली हो जाना, खर्च की तुलना में आय कम होना। कौन घोषणा करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। किसके सिफारिश से, तो संघ का मंत्री परिषद के सिफारिश से, संघ का मंत्री परिषद के सिफारिश से। घोषणा करने के 60 दिन के अंदर संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। उसके पश्चात इसे भी अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है। क्या परिणाम होगा, कहते हैं कि न्यायाधीश सहित किसी भी अधिकारी के वेतन में कटौती कर सकते हैं। न्यायाधीश सहित किसी भी अधिकारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। और क्या परिणाम होगा,
संचित निधि से धन की निकासी को रोक देंगे, संचित निधि से धन की निकासी को रोक देंगे जो अब तक एक भाव लागू नहीं है। इस प्रकार से प्रश्नों को बड़े ही सलीके से सिस्टमेटिक वे में तथ्यों के साथ क्यों कैसे कारण सहित आप उत्तर लिखना है कि उत्तर में पूरी तरह स्पष्ट हो। तो लेखन कला से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, साथ ही शिक्षकों की कार्य क्षमता से भी परिचित हो चुके होंगे इतने दिनों में। तो यदि आपको लगता है कि यहाँ की पढ़ाई बेहतर है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, सारगर्भित रूप से पढ़ाया जाता है, जिसका लाभ आपको मिलेगा, तो आइए राजधानी कोचिंग से जुड़ें और अपनी सफलता के लिए एक स्थान को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।